हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल के 7th पेपर भारतीय समाज पर दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, जिसके 5th यूनिट का कृषक सामाजिक संरचना का टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम 3 बिंदुओं का प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे: भूमि व्यवस्था, भूमि सुधार और उत्पादन की व्यवस्था। तो सबसे पहले इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कृषक समाज का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा और विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे भारत में कृषक समाज की विशेषताओं का और उसकी कृषक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं। और इसके उपरांत हम अध्ययन करेंगे परंपरागत व समकालीन ग्रामीण भारत में कृषक संबंध और भूमि व्यवस्था कैसी है। और लास्ट में हम अध्ययन करेंगे भूमि सुधार के प्रयास क्या किए जा रहे हैं और उनके बदलते हुए प्रतिमान कौन कौन से हैं। तो नगरीय समाज की भांति कृषक समाज का भी अपना पृथक अस्तित्व रहा है। सामान्य रूप में कृषक समाज का आशय ऐसे समाज से है जिसके सदस्यों की आजीविका का प्रधान आधार कृषि है। अविकसित देशों में जनसंख्या का 3/4 भाग कृषकों का है, लेकिन अध्ययन के विशेष क्षेत्र के रूप में कृषक समाज का अध्ययन बहुत कम हुआ है। अभी तक समाजशास्त्रियों का ध्यान नगरीय समाजों में और मानव शास्त्रियों का ध्यान जनजातीय समाजों पर केंद्रित रहा है। नगरों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करने के कारण यह लोक समाज से भिन्न है, लेकिन अन्य गांवों के साथ संबंधों की दृष्टि से इसमें उतनी ही पृथकता पाई जाती है जितनी समाज में। भारतीय गांव समाज को कृषक समाज की संज्ञा दी जा सकती है, जिनमें हम स्थायी जनसंख्या, कृषि पर निर्भरता, बृहद राजनीतिक इकाइयों जैसे राज्य और राष्ट्र के साथ संबद्धता पाते हैं। इस प्रकार का प्राय इस समाज से है जिसमें कृषकों के सभी लक्षण पाए जाते हों। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की तरह कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की है और उन्होंने बताया कि वे ग्रामवासी जो अपनी भूमि के मालिक हैं, भूमि को जीवन यापन और परंपरागत जीवन की पद्धति के रूप में जोतते हैं और तथा वे नगर के लोगों व नगर की जीवन पद्धति से प्रभावित हैं, जो उन्हीं की तरह परंतु आर्थिक साधनों से परिपूर्ण हैं। उनके पास अधिक साधन हैं, कृषक समाज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कृषक समाज का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि ये दोहरे समाज के 2 अर्धभाग हैं। कृषक समाज की अवधारणा की आवश्यकता लघु समुदाय की अपूर्णता के कारण ग्राम समाज का आंतरिक और बाह्य संरचना समझने के लिए पड़ी थी। इसके बाद जो है अध्ययन करेंगे हम कि ग्रामीण समुदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से बताया है जो गांव के एक निश्चित भूभाग में निवास करता है, जिसके सदस्यों का एक सामान्य व्यवस्था है, जो एक दूसरे के निकटवर्ती गृहों में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त एक हेराल्ड FEP के मतानुसार कृषक समाज का हम अध्ययन करेंगे कि ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित व्यक्तियों का वह समूह है जो एक कुटुंब से अधिक विस्तृत है और जो कभी नियमित कभी अनियमित रूप से निकटवर्ती गृहों या कभी निकटवर्ती गली में निवास करते हैं। ये लोग कृषि योग्य भूमि में सामान्य रूप से खेती करते हैं, समतल भूमि को आपस में वितरित करके बंजर भूमि को पशुओं को चराने के लिए प्रयुक्त करते हैं और इसकी निकटवर्ती सीमाओं को तक अपने समुदायों के अधिकार का दावा करते हैं। इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे कि गांव एक समुदाय के रूप में किस प्रकार से संबंधित है। तो कृषक और गांव समुदाय समान अर्थक शब्द हैं दोनों, अतः कृषक समुदाय की विशेषताओं को जानने के लिए आवश्यक है कि एक गांव समुदाय किस प्रकार से होता है, जो आप लोग प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं। इसके लिए मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं का आपको अध्ययन करा देती हूँ, जिनमें प्रथम है कि निश्चित भूभाग, यानी ग्राम समुदाय एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत निवास करता है। समुदाय के सभी सदस्य सामान्य भूभाग के अंतर्गत निवास करते हैं, प्राय कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी कि सामान्य जीवन, एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत निवास करना समुदाय की रचना के लिए यानी काफ़ी नहीं होता। यदि समान भूभाग के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों की जीवन पद्धति एक दूसरे से अलग है तो उन्हें समान समुदाय का सदस्य नहीं माना जाता। अतः समुदाय की रचना के लिए सामान्य जीवन का तात्पर्य सदस्यों की एक रूपता से है।
इसमें धर्म, विश्वास, प्रथाएं, विचार, व्यवसाय आदि सभी शामिल होते हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता है इसकी मानव समूह का अस्तित्व। सभी बातों के अतिरिक्त समुदाय की रचना के लिए एक निश्चित मानव समूह का अस्तित्व भी आवश्यक है। चौथी विशेषता है सामुदायिक भावना। मानव समूह के साथ समुदाय की रचना के लिए सामुदायिक भावना का होना भी आवश्यक होता है। इसी सामुदायिक भावना के कारण व्यक्ति अपने समुदाय के प्रति उनमें अपनत्व की भावना होती है। और पांचवी विशेषता है ग्रामीणत्व, यानी कृषक का ग्रामीण समाज का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व ग्रामीणत्व है। ग्रामीणत्व की अवधारणा कृषक जीवन से संबंधित है। इसी समाज में ग्रामीण जीवन को मान्यताओं का अस्तित्व रहता है। कृषक का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपने या अपने परिवार के लिए परिश्रम से खेती करता है। उसके कार्यों में यानी विशेषीकरण का अभाव होता है। इसके बाद जो है कुछ विशेषताएं बताई हैं कि कृषक समाज की विशेषताएं क्या हैं। भारत में कृषक समाज की विशेषताएं क्या हैं और एक साधारणतः जो परंपरागत हमारा समाज है उसकी विशेषताएं क्या हैं, कृषक व्यवस्थाएं क्या हैं, वो आपको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करती हूँ। विश्व के प्रत्येक नगरीय समुदाय किसी काल में एक स्तर से होकर गुजरता है, किंतु कुछ समय के बाद कुछ स्थान व्यवसाय उद्योगों के कारण महत्वपूर्ण हो गए हैं। कुछ स्थानों में परिवर्तन की प्रक्रिया अधिक तेजी से हो रही है तो कुछ स्थानों में कम हो रही है। फलस्वरूप नगरीय और कृषक समुदाय एक दूसरे से अलग कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम कृषक समुदाय की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जो निम्न है। पहला है कृषक व्यवसाय। कृषक समुदाय में जीवन यापन का प्रधान साधन कृषि है। इसकी उपज के द्वारा लोगों का जीवन यापन होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूमि के साथ साथ कृषक संबंध भी यानी कृषक समुदाय की विशेषता है। भारत में जनसंख्या का लगभग 82% व्यक्ति कृषि के ऊपर निर्भर है। दूसरा है प्रकृति से समीपता, यानी कृषक समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रकृति से निकट रहना या उसके समीप होना है। कृषक समुदाय के दैनिक कार्य प्रकृति द्वारा प्रभावित होते हैं। भूमि, जल, वनस्पति, पशु पक्षी कृषक समुदाय के लिए एक विशेष भौगोलिक परिवेश को तैयार करते हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता आती है विशेषीकरण का अभाव, यानी कृषक समुदाय में विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। प्राय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस उत्पादन की विधियों को कई पीढ़ियों से एक ही चली आई है। इसमें एंडरसन जो है वो कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय के जिस प्रकार के रहन सहन की विधियाँ दोहराई जाती हैं वो इसी प्रकार काम की विधियाँ भी मौसम के अनुसार दोहराई जाती हैं। चौथी विशेषता है समुदाय का सीमित आकार, यानी कृषक समुदाय का सीमित आकार होता है। जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है। प्रत्येक समुदाय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य समुदाय पर निर्भर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है पांचवी कि व्यावसायिक समानता भी पाई जाती है, जो कृषक समुदाय की प्रमुख विशेषता है। समुदाय के सभी सदस्यों का व्यवसाय प्राय समान होता है। व्यवसाय सभी व्यक्ति खेती द्वारा अपने जो है जीवन यापन करते हैं। फिर भी अन्य व्यवसाय भी अपनाए गए हैं, किंतु मुख्य व्यवसाय उनका कृषि ही होता है। छठवीं विशेषता है जनसंख्या की समरूपता, यानी कृषक समुदाय में जनसंख्या की समरूपता पाई जाती है। समुदाय के विभिन्न व्यक्ति, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, विचार, रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे के समान होते हैं। सातवीं विशेषता है जनसंख्या का कम घनत्व। कृषक समुदाय में जनसंख्या का कम घनत्व नगरों में की तुलना में बहुत कम होता है। जनसंख्या के घनत्व में कमी से एक और गांव निवासियों की जीवनधारा प्रभावित होती है तो दूसरी ओर उनके रीति रिवाज और संस्थाओं के स्वरूप का निर्धारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है आठवीं, वो ये है कि सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, यानी सामाजिक स्तरीकरण की दृष्टि से कृषक समुदाय परंपरागत है। प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति प्राय चली आ रही परंपराओं द्वारा निश्चित होती है। और इसके बाद नौवीं विशेषता है गतिशीलता की निम्न दर, यानी कृषक समुदाय में सामाजिक गतिशीलता यानी बहुत कम पाई जाती है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने और एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपनाने की दर उनमें बहुत कम होती है।
और पिता से व्यवसाय पुत्र को जो है पुत्र अपनाता है, और ये परिवर्तन जो है उनमें बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक अंतःक्रिया पाई जाती है, यानी कृषक समुदाय में सामाजिक अंतःक्रिया नगर समुदाय की तुलना में बहुत कम होती है, किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से अंतःक्रिया समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। और इसके बाद एक नेक्स्ट विशेषता है कि सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण की दृष्टि से कृषक समुदाय परंपरागत है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है प्राथमिक समूहों का उनमें अभाव पाया जाता है। कृषक समाज में सामाजिक नियंत्रण प्राय प्राथमिक संस्थाओं द्वारा होता है, जैसे परिवार, जातीय पंचायतें आदि। और इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है वैयक्तिक संबंध। कृषक समाज के अंतर्गत लोगों के संबंध वैयक्तिक होते हैं, उनमें आत्मीयता और घनिष्ठता होती है, और प्राय एक गांव का व्यक्ति गांव दूसरे गांव के व्यक्तियों से भलीभांति परिचित होता है। और उसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है सहयोग, यानी कृषक समुदाय का मूल आधार सहयोग है। प्रत्येक सदस्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर अपने कार्यों को करता है। इस कारण जीवन सामुदायिक है और उसमें व्यक्तिवादिता का प्रभाव नहीं है। अब हम अध्ययन करेंगे भारत में कृषक समाज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला है कि विस्तृत परिवार। इन विस्तृत परिवारों का प्रचलन अधिक है। इसके आधार पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है। सामाजिक जीवन में जाति व्यवस्था संयोजक कारक कार्य करती है। इसी आधार पर विभिन्न जातियों का परस्पर संबंध होता है। दूसरी विशेषता है भूमि पर जनसंख्या का दबाव, यानी भारतीय कृषक समाज में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। चारागाहों और जंगलों की कमी होती है। तीसरी विशेषता है नातेदारी का महत्व है, यानी भारतीय कृषक समाज में नातेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। संबंधों के संचालन और सामाजिक राजनीतिक समूह के गठन में नातेदारी का विशेष प्रभाव है। इसके बाद चौथी विशेषता है कृषि पर निर्भरता, यानी भारतीय कृषक समाज में अधिकांश व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं। अन्य सहयोगी व्यवसायों में संलग्न व्यक्ति भी फसल के समय खेती का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है जाति व्यवस्था, यानी भारतीय कृषक समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जाति के आधार पर निर्धारित है। विभिन्न जातियों में संस्तरण का निश्चित क्रम है। प्रत्येक जाति का अपना समूह, इतिहास, परंपराएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है वैवाहिक प्रतिबंध, यानी भारतीय कृषक समाज में विवाह संबंधी अनेक प्रतिबंध हैं, जैसे जाति अंतर्विवाह, ग्राम बहिर्विवाह, सीमित क्षेत्रीय बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह के अनुसार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण जाति में, राजपूत जाति में। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है गुटों की भूमिका, यानी भारतीय कृषक गुटबाजी समाज है। गुट परंपरागत समाज के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाते हैं। ये गुट जाति, टोला और गोत्र पर आधारित होते हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें धड़ा भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है कि अत्यधिक स्थिरता, यानी विभिन्न नगरीय प्रभावों के बावजूद भी भारतीय कृषक समाज में अत्यधिक स्थिरता पाई जाती है। राजनीतिक आंदोलन, रोजगार के नए अवसर, नवीन शिक्षा सुविधाओं के बावजूद भी ग्रामीण संस्थाएं उतनी ही प्रभावपूर्ण हैं जितनी पहले थी। कृषि अर्थतंत्र के क्षेत्र में यह स्थिरता और भी अधिक स्पष्ट है। कृषक अभी भी भूमि से स्नेह करते हैं। ऐसे बहुत कम कृषक मिलेंगे जो अपनी भूमि को बेचकर नगरों में बस गए हों। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि कृषक समाज का अर्थ के बाद कि थियोडोरसन जो हैं उन्होंने कृषक समाज का अपने शब्दों में कुछ अर्थ और विशेषताएं बताई हैं। वे कहते हैं, उनके अनुसार इन 4 मौलिक पक्ष हैं। पहला है कृषक परिवार का इन खेत बहुआयामीय सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई के रूप में। दूसरा है भूमि कृषक कर्म जीवन निर्वाह के प्रमुख साधन के रूप में, जिससे उपभोक्ताओं आवश्यकताओं के प्रमुख भाग की पूर्ति। तीसरा है लघु समुदायों के जीवन के ढंग से संबंधित विशिष्ट परंपरागत संस्कृति। और नेक्स्ट है चौथा कि निम्न आर्थिक स्थिति कृषक वर्ग पर बाह्य व्यक्तियों का प्रभुत्व पाया जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि परंपरागत और ग्रामीण जो भारत है उसमें कृषक संबंध और भूमि व्यवस्था किस प्रकार की पाई जाती है।
तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। कृषक संबंधों को समझने के लिए कृषि और भूमि के प्रशासन की व्यवस्था को परंपरागत और समकालीन स्थितियों में देखा जाना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में नियोजन और विकास कार्यक्रमों के द्वारा हरित क्रांति लाने का प्रयास किया गया। भूमि को द्वारा जमींदारों के द्वारा जोतने वाली बटाईदारी में खेती करने वाली और भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। इन सभी समस्याओं के बाद जो है उचित समाधान हेतु प्रस्तुत करने और कृषि के क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि हम ग्रामीण कृषि को समझें और ये जानने का प्रयास करें कि उनकी जो है भूमि व्यवस्था क्या है और उनका विभिन्न कृषक वर्गों का अनुपात क्या है, उनके परस्पर संबंध कैसे हैं। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे भारत में कृषि सामाजिक संरचना का, जिनको आंद्रे विताई जो हमारे समाजशास्त्री हैं उन्होंने भारत में कृषि सामाजिक संरचना को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया है, जिनमें प्रथम है कृषक व्यवस्थाएं। आंद्रे विताई ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में कहा है कि अनुसंधान का एक क्षेत्र जो निस्संदेह अत्यधिक महत्व का है और जिस पर भारत में समाजशास्त्रियों और नेतृत्व शास्त्रियों ने बहुत कम अध्ययन किए हैं, वह क्षेत्र कृषक व्यवस्थाओं का है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में भूमि के उपयोग से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। यहाँ कृषि के क्षेत्र में पारिस्थितिकी विभिन्न विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्रों में अत्यंत कम वर्षा होती है। यहाँ तापमान, नमी, धूप की दृष्टि से क्षेत्रीय अंतर भी पाए जाते हैं। दूसरा है स्त्री पुरुषों में कृषि कार्यों में के विभाजन का स्वरूप। कृषि कार्य का विभाजन प्रौद्योगिकी के स्तर पर आधारित न होकर सामाजिक संगठन पर आधारित होता है। जनगणना संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब के बजाय पश्चिम बंगाल के कृषि मजदूरों में स्त्रियों की सापेक्ष संख्या अधिक है और तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों में कृषि श्रमिकों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है उत्पादन संगठनों के तरीकों में मौजूदा क्षेत्रीय स्तर, यानी उत्पादक संगठनों के जो तरीके हैं उनमें मौजूदा क्षेत्रीय स्तरों की व्याख्या भारत में जाति संरचना के द्वारा की जा सकती है। जहाँ कृषक जातियाँ प्रभावित हैं, जब बटाईदारों और वेतनभोगी श्रमिकों का प्रयोग उन क्षेत्रों में सामान्य है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है कृषि जिन्स के प्रकार का कार्य विभाजन पर प्रभाव। आंद्रे विताई ने अपने अध्ययन में भारतीय कृषि के क्षेत्र के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण बात बताई कि यहाँ स्तरीकरण की व्यवस्था और कार्य विभाजन के बीच भी एक संबंध पाया जाता है। यहाँ वह है कृषि जिन्स के प्रकार। इस प्रकार उन्होंने पंजाब, हरियाणा में जहाँ गेहूँ की खेती विशेषता होती है, संपूर्ण कृषि जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का सापेक्ष दृष्टि से कम, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में जहाँ गीले धान की खेती होती है वहाँ अनुपात अधिक है। यहाँ बटाईदारी में खेती का प्रचलन भी ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है कि अधिकांश ग्रामीण खेती से संबंधित कार्य करते हैं, यानी ग्रामीण समुदायों को ऐसे दो समूहों में नहीं किया जा सकता जिसमें से एक में वे लोग हों जो कृषि कार्य करते हैं और दूसरे वे लोग आते हैं जो कृषि कार्य नहीं करते हैं। इसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में से अधिकांश किसी न किसी रूप में खेती से संबंधित कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं। नेक्स्ट है कि कार्य की प्रकृति। आंद्रे विताई के मतानुसार एक सामान्य समुदाय का इस प्रकार विभाजन जहाँ कुछ लोग स्वयं काम करते हैं और कुछ के लिए दूसरे काम करते हैं, आंशिक रूप से कार्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा में 10 या 15 एकड़ के क्षेत्र पर स्वयं कृषक परिवार ही खेती करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में 5 एकड़ के खेत पर भी लोग दूसरों से खेती कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि उत्पादन के संगठन के प्रतिमान किया गया है। जब हम उत्पादन के सामाजिक संगठन पर विचार करते हैं तो ये न केवल कार्य केवल संपत्ति अधिकारों के भी एक विशिष्ट प्रतिमानों को व्यक्त करता है। उत्पादन संगठन के प्रमुख प्रतिमान जो पाए जाते हैं उनमें
निम्न है। प्रथम है कि पारिवारिक श्रम पर आधारित होते हैं। दूसरा प्रतिमान किराए के श्रम पर आधारित है और तीसरा प्रतिमान किराए पर भूमि जोतने वालों पर आधारित होता है। इनमें से प्रत्येक प्रतिमान के कई भेद देखने को मिलते हैं। कई स्थानों पर इन 3 प्रतिमानों का मिश्रित रूप भी पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम अंतिम जो चरण कह सकते हैं कि कृषक संस्तरण प्रणाली, जो 8वां बिंदु है। जब हम कृषि क्षेत्र में पारिवारिक श्रम, वेतनभोगी तथा श्रम काश्तकारी या बटाईदारी पर आधारित उत्पादन पर ध्यान देते हैं तो हमारी दृष्टि अपने आप ही भूस्वामी लोगों, खेतिहर लोगों, काश्तकारों, बटाईदारों, कृषक संबंधों की ओर जाती है। इन्हीं विभिन्न श्रेणियों और कृषक और इनके पारस्परिक संबंधों से कृषक संस्तरण प्रणाली जो है बन जाती है, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। जो किसानों की इन श्रेणियों का वर्गीकरण जाति और वर्ग के मिश्रित आधार पर किया जा सकता है। इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे कि परंपरागत ग्रामीण भारत में कृषक संबंध और भूमि व्यवस्था किस प्रकार से पाई जाती है।